हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की फिल्म तो बहुत ही फैंटेस्टिक है जो एंड तक हमें बांध के रखती है। इस फिल्म से पता चलता है कि कोरिया में किस लेवल का करप्शन चलता है और बेचारी आम जनता को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। मूवी का नाम है द नेगोशिएशन, जिसे IMDb की 6.6 की रेटिंग मिली है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। सेरेना एक इंस्पेक्टर है जो क्राइसिस नेगोशिएशन टीम में एज अ नेगोशिएटर काम करती है। नेगोशिएटर यानी क्रिमिनल्स और पुलिस या गवर्नमेंट एजेंसी के बीच की मिडलमैन, जो सिचुएशन को हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश करती है। आज भी अचानक उसे सुपरिटेंडेंट बेनी के कहने पे एक क्राइम सीन पे क्रिमिनल्स के साथ नेगोशिएशन करने के लिए इमरजेंसी में बुलाया गया है। इस क्राइम मिशन को कैप्टन ऑर्लिन लीड कर रहे हैं। दो रॉबर्स ने दो लोगों को हॉस्टेज बनाया है, जिसमें एक आदमी है और एक औरत है। दोनों रॉबर्स थाईलैंड के हैं, तो वो इंग्लिश समझते हैं। रॉबर्स हेलीकॉप्टर्स की डिमांड कर रहे हैं। सेरेना का आना ऑर्लिन को पसंद नहीं। सेरेना उनसे सिर्फ आधा घंटा मांगती है, मगर सेरेना रॉबर्स के साथ नेगोशिएट कर रही होती है कि तभी ऑर्लिन अटैक करने का ऑर्डर देता है। पुलिस के अटैक में रॉबर्स के साथ वो दोनों हॉस्टेज भी मारे जाते हैं, जिससे डिप्रेस होकर सेरेना ऑर्लिन को अपना रेजिग्नेशन देती है, मगर वह एक्सेप्ट नहीं करता। उल्टा वो उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे भेज देता है। यहाँ थाईलैंड में कुछ लोग टोनी नाम के रिपोर्टर को किडनैप करते हैं और उन गुंडों का बॉस है मैक्स। यहाँ सेरेना घर में रिलैक्स कर रही होती है कि सुपरिटेंडेंट बेनी उसके घर आता है और उसे कहता है कि उसकी ज़रूरत आ पड़ी है। तो वह उसे ज़बरदस्ती अपने साथ एक आलीशान कंपनी में लेके जाता है, जहाँ एक रूम में एक ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट का सेटअप लगाया गया है और वहाँ पे पुलिस कमिश्नर फिलिप्स और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का सेक्रेटरी गोंग भी होता है। सेरेना को कुछ समझ में नहीं आता और कोई उसे बताना भी नहीं चाहता। सेरेना को क्रिमिनल के साथ नेगोशिएशन करने डायरेक्ट चेयर में बिठाया जाता है। सेरेना को यह भी पता नहीं कि किसके साथ उसे क्या बात करनी है। मिशन की इंचार्ज मेगन उसे बताती है कि एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है। अब सामने रखे मॉनिटर पे वह आदमी दिखता है जो सेरेना को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम मैक्स है। सेरेना भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और उससे कहती है कि वह नेगोशिएशन टीम में है। मैक्स सेरेना को उसकी ब्यूटी मेजरमेंट्स पूछता है, मगर सेरेना बीच में ही वीडियो कॉल कट करती है क्योंकि वह जानना चाहती है कि मैटर क्या है और वह किसके साथ डील कर रही है। अब वह सेक्रेटरी के पास आके उससे कहती है कि सिचुएशन की डिटेल्स वो उसे दे। अब मैक्स फिर से कॉल करता है, तो इस बार मेगन कॉल पिक करती है। सेरेना ने मैक्स का कॉल आधे में कट किया था, तो इस बात का मैक्स को गुस्सा आया है। वो कैमरा में एक हॉस्टेज दिखाता है। वो हॉस्टेज कोई और नहीं बल्कि कैप्टन ऑर्लिन होता है। उसे देख के सेरेना शॉक होती है। मैक्स ऑर्लिन के सर पे गन टिका के ट्रिगर दबाता है, मगर बुलेट नहीं होने की वजह से फायर नहीं होता। अब सेरेना फिर से मॉनिटर के सामने आके बैठ जाती है और उसे अपनी ब्यूटी मेजरमेंट्स बताती है, 34, 24, 35। मैक्स उसे देख के हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें देख के लगता नहीं। तो उस पर सेरेना उससे कहती है कि झूठ लग रहा है तो मेरे साथ डेट पे चलो। अब मैक्स उससे कहता है कि हम दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, मगर कोई झूठ नहीं चलेगा। मैक्स उससे पूछता है कि रूम में और कौन कौन है। सेरेना उसे बताती है कि कमिश्नर के साथ मेगन भी है। वो गोंग का नाम नहीं बताती। सेरेना मैक्स से पूछती है कि हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए उसकी डिमांड क्या है, तो मैक्स उससे बोलता है कि जल्दी पता चल जाएगा। इतना कह के वो कॉल कट करता है। मेगन सेरेना से कहती है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने रिपोर्टर टोनी थाईलैंड गया था, जहां उसे किडनैप किया गया। टोनी कोरियन डेली न्यूज़पेपर के लिए काम करता है। वह बताती है कि मैक्स एक इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग का लीडर है जो साउथ ईस्ट एशिया में एक्टिव है। टोनी की रिहाई को लेके नेगोशिएशन करने के लिए कैप्टन ऑर्लिन को थाईलैंड भेजा गया था, मगर उसे भी किडनैप किया गया और मैक्स ने ही डिमांड रखी थी कि वह सिर्फ सेरेना के जरिए ही बात करेगा, इसलिए सेरेना को इमरजेंसी में बुलाया गया। सेरेना समझ नहीं पाती कि मैक्स ने उसे ही क्यों चूज किया। मीडिया से यह किडनैपिंग की बात छुपाई गई है। डिफेंस डिपार्टमेंट मैक्स के नाका आइलैंड पे अटैक करने की सोच रहा है, मगर वह एरिया पायरेट और मिलिटेंट से भरा है और उनके हिसाब से इसी आइलैंड पे मैक्स ने हॉस्टेजेस को रखा है, जो ऑफिशियली थाई टेरिटरी है। तो जल्दी ही हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, मगर उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा और कमिश्नर चाहते हैं कि सेरेना मैक्स को बातचीत में फंसा के वक्त निकाले, और वह वक्त है 14 आवर्स का। सेरेना को समझ में नहीं आता इतने घंटे वो मैक्स को कैसे एंगेज रखेगी। अब सेरेना कमिश्नर से कहती है
कि उसकी टीम को बुलाया जाए। यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो जाता है। एक प्लेन में बैठ के कमांडोज आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर सेरेना मैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगती है। तो उसे पता चलता है कि मैक्स भले कोरिया में पैदा हुआ हो मगर अब वह यूके का सिटीजन है, जहां उसका नाम रिचर्ड है। इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए उसे सिटीजनशिप मिली है। मैक्स एक ऑर्फन यानी अनाथ है और अर्ली एज से ही वह अब्रॉड में है। अब फिर से मैक्स का कॉल आता है। मैक्स सेरेना से पूछता है कि उसे किस तरह के मर्द पसंद है। तो उस पर सेरेना उसे कहती है कि उसे ऑनेस्ट मर्द पसंद है जैसे कि वह है। मैक्स उससे पूछता है कि वह कैसे कह सकती है कि वह ऑनेस्ट है। तो सेरेना उससे कहती है कि उसे लोगों को पहचानने की गॉड गिफ्ट है। सेरेना मैक्स से कहती है कि वह चाहती है कि इस मुलाकात की एंडिंग हैप्पी हो। मैक्स उससे कहता है कि उसे नहीं लगता एंडिंग हैप्पी होगी। अब मैक्स मुद्दे पे आता है और सेरेना से कहता है कि वो कोरियन डेली के सीईओ जॉर्डन से मिलना चाहता है। वह भी 1 घंटे के अंदर। जॉर्डन को गोल्फ क्लब से उठा के उस बिल्डिंग में लाया जाता है। वह बेचारा कंफ्यूज होता है कि मामला क्या है। कमिश्नर उसे ब्रीफ में आइडिया देते हैं। तो अब जॉर्डन को उसी गोल्फ के कपड़ों में कैमरा के सामने बिठाया जाता है। मैक्स जॉर्डन से कहता है कि उसने उसके एक एम्प्लॉय को किडनैप किया है। क्या वह ये जानता है? जॉर्डन मैक्स से कहता है कि क्यों नहीं, वो टोनी को अच्छी तरह जानता है। मैक्स कहता है कि एम्प्लॉय किडनैप होने के बावजूद आपके पेपर में ये न्यूज़ नहीं छपी। तो डरते हुए जॉर्डन उससे कहता है कि पुलिस का वैसे ऑर्डर था। मैक्स जॉर्डन से उन हाईलाइट न्यूज़ के बारे में पूछता है जो टोनी ने कवर किए थे। जॉर्डन भी धड़ाधड़ टोनी का बायोडाटा उसके सामने पढ़ता है। मगर मैक्स जब जॉर्डन से पूछता है कि टोनी कितनी शराब पीता है तो जॉर्डन हड़बड़ा जाता है। मैक्स जॉर्डन के गोल्फ के कपड़े देख के उससे पूछता है कि तुम्हारा एक एम्प्लॉय किडनैप हुआ है और तुम मज़े से गोल्फ खेल रहे हो। तो मैक्स समझ जाता है कि टोनी ना ही जॉर्डन का एम्प्लॉय है और ना ही वह कोरियन डेली में काम करता है। तो अब कमिश्नर टेक ओवर करते हैं। वो मैक्स से पूछते हैं कि अपनी डिमांड बताओ। तो उस पर मैक्स बहुत गुस्सा होता है। वो टोनी के सर पे गन रख के जॉर्डन से पूछता है कि क्या टोनी उसका एम्प्लॉय है। मैक्स जॉर्डन से कहता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह उसकी फैमिली को भी किडनैप करेगा। डर के मारे जॉर्डन मान जाता है कि टोनी उसका एम्प्लॉय नहीं है। अब मैक्स सेरेना से कहता है कि हम दोनों के बीच तय हुआ था कि कोई झूठ नहीं बोलेगा और फिर भी तुमने झूठ बोला। दरअसल यह बात तो सेरेना को भी पता नहीं होती। मैक्स उससे कहता है कि तुमने झूठ बोला, अब सजा तो मिलेगी। इतना कह के वह कैप्टन ऑर्लिन को शूट कर देता है। सेरेना की आंखों में पानी आ जाता है। वह मैक्स को गाली गलौज करती है तो मैक्स गुस्सा होता है मगर कमिश्नर कॉल कट कर देता है। सेरेना मेगन से पूछती है कि टोनी असलियत में कौन है मगर मेगन जवाब नहीं देती। तो सेरेना कमिश्नर से बहस करती है तो सेरेना को रूम के बाहर निकाला जाता है। अब उसकी जगह एनआईएस के 2 एजेंट्स लेते हैं। मेगन को भी रूम के बाहर निकाला जाता है। नीचे कार में बैठने के बाद मेगन सेरेना को बताती है कि टोनी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज का एजेंट है जो मैक्स पे जासूसी कर रहा था। वो यह भी बताती है कि मैक्स एक आर्म्स डीलर है। वह टेररिस्ट और पायरेट को सब तरह के आर्म्स और वेपन बेचता है। सेरेना को इसी बात का दुख है कि यह सब बातें उससे छुपाई गई मगर यह कोई नहीं जानता कि आखिर मैक्स चाहता क्या है। तो अब सेरेना मिशन छोड़ना नहीं चाहती। तो वह अपनी टीम से कहती है कि वह अपनी तरफ से इस मिशन को हैंडल करेंगे और मैक्स को पकड़ेंगे। मगर बेनी को समझ में नहीं आता थाईलैंड जाके मैक्स को कैसे पकड़ा जा सकता है। सेरेना अपनी टीम को मैक्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन निकालने को कहती है। यहाँ रूम के अंदर मैक्स के सामने बैठे हुए एजेंट्स मैक्स से कहते हैं कि हाँ, टोनी एनआईएस का एजेंट है। वो उसे धमकी देते हैं कि उसकी एक गलती उसे एनआईएस के हाथों मारेगी, तो बेटर है वो टोनी को छोड़ दे। वो मैक्स से यह भी कहते हैं कि वो उसकी शांग्रीला कंपनी के बारे में जानते हैं जिसके जरिए कोरियन आर्म्स एंड वेपन की डीलिंग होती थी। मैक्स उनसे पूछता है कि एनआईएस क्या चाहती है। एजेंट बताते हैं कि वो चाहते हैं कि मैक्स कोरियन वेपन बेचना बंद करे और उसे बाकी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी इंफॉर्मेशन है वह एनआईएस को दे तो वो उसे छोड़ देंगे। तो मैक्स उन्हें गाली देके वहाँ से निकल जाने को बोलता है। वो उनसे कहता है कि वह सिर्फ सेरेना के जरिए बात करेगा। दूसरी ओर सेरेना को पता चलता है कि मैक्स दुनिया भर के टेररिस्ट को वेपन बेचता था। 5 साल पहले वह गायब हुआ। मैक्स कोरियन वेपन्स साउथ एशिया में बेचने के लिए जाना जाता है। अब उनके सामने सवाल उठता है कि मैक्स को इतनी क्वांटिटी में कोरियन वेपन कौन सप्लाई करता था। यह काम कोई बड़ा ऑफिशियल ही कर सकता है। यहाँ मैक्स टोनी को मारने के लिए गन उठाता है तो एजेंट उससे कहते हैं कि वो बेशक टोनी को मार दे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर इसके बाद वो मैक्स को मारने आएंगे।
तो अब मैक्स नए हॉस्टेजेस को बुलाता है, जो एक फैमिली है जिसमें 7-8 साल के 2 बच्चे भी है। वह देख के सब डर जाते हैं। मैक्स एजेंट से कहता है कि उसके पास सिर्फ टोनी नहीं बल्कि और भी हॉस्टेजेस है। वह उनसे कहता है कि सेरेना को लेके आओ वरना वो टोनी का गला काट देगा। इतना कह के वो फोन कट कर देता है। यहाँ कमांडोज नाका आइलैंड के पास समुंदर में उतरते हैं और बोट से आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर सेरेना को रूम में बुलाया जाता है तो वह कंडीशन रखती है कि वह अकेली रूम में रहेगी और मैक्स से नेगोशिएट करेगी। अब मैक्स वापस कॉल करता है। सेरेना उससे कहती है कि उसे जानकारी नहीं दी गई थी जिसकी वजह से ऑर्लिन को अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी वह हॉस्टेज बच्चा मैक्स को ब्रदर कह के बुलाता है, जिससे मैक्स इमोशनल हो जाता है। उसके इसी इमोशंस को कंप्यूटर का ह्यूमन इमोशन सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है और इस बात को सेरेना का असिस्टेंट उसे यह सब बताता है। तो अब सेरेना भी जान जाती है कि मैक्स एक इमोशनल इंसान है। मैक्स अब फैमिली में से मर्द को छोड़ के बाकी को दूसरी रूम में भेजता है। सेरेना मैक्स से पूछती है कि उसने उसे वापस क्यों बुलाया। वो उससे कहता है कि वह 9 इलेक्ट्रिक के ओनर गैरी से मिलना चाहता है। वह नाम सुन के सब शॉक होते हैं। मैक्स सेरेना से कहता है कि उसे बुलाओ, तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें वापस क्यों बुलाया। वह उसे 1 घंटे का वक्त देता है। सेरेना को पता चलता है कि जिस शांग्रीला कंपनी का प्रेसिडेंट मैक्स था, उस कंपनी को सेटअप गैरी ने कराया था, मगर कुछ सालों बाद गैरी ने अपनी उसमें से इन्वॉल्वमेंट बंद कर दी थी। वेपन बेचने से जो पैसा आता था वह शांग्रीला के अकाउंट में चला जाता था। शुरुआत में गैरी ने उस कंपनी का इस्तेमाल वेपन बेच के मिलने वाली दलाली को छुपाने के लिए किया और गैरी ने ही मैक्स को यूके की सिटीजनशिप दिलवाई थी। मगर जब मैक्स ने अकेले नाका आइलैंड से अपना अलग कारोबार शुरू किया तो उनकी पार्टनरशिप टूट गई, जिस पर गैरी ने NIS को मैक्स की टिप दी, जिसके बदले उसे टैक्स में 50 मिलियन का एग्जेम्पशन भी मिला था और काले धंधों से क्लीन चिट भी मिली। मतलब गैरी ने मैक्स से दगाबाजी की थी। सेरेना फॉरेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछती है कि अब गैरी कहाँ है। वह उससे कहता है कि इसी बिल्डिंग में, इनफैक्ट हम उसके ऑफिस में है, जो गैरी की वेपन लैब है और गैरी ही इस पूरे ऑपरेशन का फंडिंग कर रहा है। अब हमें एक VIP रूम में बैठे गैरी, NIS का डिप्यूटी चीफ पार्क और एयरफोर्स कमांडर जेफरी दिखते हैं। तभी वहाँ पे NIS चीफ हेनरी आता है। गैरी हेनरी से कहता है कि वह सब संभाल लेगा। एयर कमांडर बताता है कि 4 घंटे में नाका आइलैंड में ऑपरेशन शुरू होगा। दूसरी ओर बेनी को जॉर्डन से पता चलता है कि NIS के डिप्यूटी चीफ के कहने पे जॉर्डन ने टोनी को झूठी आइडेंटिटी दी थी। तो अब सेरेना समझ जाती है कि इतने ऊपर तक NIS इस केस में इन्वॉल्व है, तो यह ऑपरेशन मामूली नहीं। अब जैसे मैक्स ने डिमांड रखी थी वैसे गैरी को कॉल रूम में लाया जाता है। गैरी सेरेना को बताता है कि मैक्स एक अक्लमंद बिजनेसमैन है, ना कि मामूली किडनैपर। तभी मैक्स का कॉल आता है। गैरी उससे पूछता है कि यह सब करने की क्या जरूरत है। मैक्स गैरी से कहता है कि शांग्रीला का बैंक अकाउंट जो ब्लॉक किया गया है उसे एक्टिवेट करे। गैरी कहता है कि वह उसे अभी एक्टिवेट कराएगा। अब मैक्स गैरी से पूछता है कि उसने मेरलिन को क्यों मारा। गैरी उससे कहता है कि वह किसी मेरलिन को नहीं जानता। तो मैक्स उसे याद दिलाता है कि 10 दिन पहले कुछ रॉबर्स ने 2 लोगों को हॉस्टेज रखा था। उसी में जो लड़की थी वही मेरलिन है। यह वही केस है जो फिल्म के शुरुआत में हमने देखा था। सेरेना को भी वह इंसिडेंट याद आता है, मगर गैरी कुछ भी न जानने का ढोंग रचाता है। वो मैक्स को सॉफ्टली धमकी देता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसकी वजह से उसकी जान जा सकती है। तो अब मैक्स भी सीरियस होता है। वह सेरेना से पूछता है कि क्या उसे वो हॉस्टेज केस याद है, क्योंकि वह उस वक्त क्राइम सीन पे थी और नेगोशिएशन फेलियर होने की वजह से मेरलिन की जान चली गई थी। सेरेना उससे कहती है कि उसे सब याद है। मैक्स उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो रॉबरी थी। उस रूम में कुछ बेहद कीमती पेंटिंग्स थी, तो क्या तुम्हें पता चला उनका असली मालिक कौन था। सेरेना कहती है कि वही 2 लोग उन पेंटिंग के मालिक थे जो उसमें मारे गए। मैक्स कहता है नहीं, मालिक अभी भी जिंदा है और तुम्हारे पास ही बैठा है। मतलब उन कीमती पेंटिंग्स का मालिक गैरी था। अब मैक्स फिर से गैरी से पूछता है कि उसने मेरलिन को क्यों मारा। गैरी साफ मना करता है कि उसे ऐसी किसी चीज के बारे में पता है। सेरेना मैक्स से पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि गैरी ने मेरलिन को मारा। मैक्स कहता है कि मेरलिन गैरी की पर्सनल सेक्रेटरी थी, जो उसके अकाउंट को देखती थी, उसके सब सीक्रेट जानती थी। उसी ने मेरलिन को गैरी से इंट्रोड्यूस किया था। गैरी अपने इलीगल वेपन्स के डीलिंग से आए हुए पैसों को उन बेहद कीमती पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करता था। मतलब उन पैसों से वो पेंटिंग्स खरीदता था। एक एक पेंटिंग 10-10 बिलियन की होती थी और उन पेंटिंग्स को
फॉरेन कंट्रीज से कोरिया लाके इस तरह लीगली काले पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग करता था। किसी को शक भी नहीं होता था। अब मैक्स उन्हें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिससे पता चलता है कि उन पैसों से गैरी पुराने फाइटर जेट्स खरीद के उन्हें नए बता के NIS चीफ, डिप्यूटी चीफ और एयर कमांडर के अप्रूवल से कोरियन गवर्नमेंट को बेचना चाहता था। क्योंकि किसको जेट फाइटर का नॉलेज है कि क्या पुराना है और क्या नया, और पब्लिक को क्या पता चलता है। बिलियन से और बिलियन सबका इसमें शेयर था। अब वह ऑडियो सुन के रूम में बैठे सभी शॉक होते हैं कि उनके देश में इतने लेवल तक का करप्शन चलता है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग गैरी ने ही की थी क्योंकि वह हर बात का सबूत रखता है। VIP रूम में बैठा हेनरी भी यह सब सुनता है और शॉक होता है। मैक्स सेरेना से कहता है कि इस सबूत की मदद से क्या वो उन लोगों को अरेस्ट कर सकती है। सेरेना कहती है कि ऑडियो क्लिप को कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता और ऐसे बड़े केस में तो बिल्कुल ही नहीं। तो अब मैक्स NIS चीफ हेनरी को कॉल रूम में लाने को कहता है। वह सुन के हेनरी के चेहरे पे डर फैल जाता है। मैक्स कहता है कि 1 घंटे के अंदर हेनरी नहीं आया तो वह सब हॉस्टेजेस को मार देगा। VIP रूम में गैरी लौटता है तो हेनरी गैरी पे गुस्सा होता है और कहता है कि जब तक मैक्स मर नहीं जाता और सब सबूत हासिल नहीं किए जाते कोई रूम छोड़ के नहीं जाएगा। यहाँ सेरेना अपने टीम के साथ मिलके मेरलिन का बायोडाटा निकालती है, मगर उसे मेरलिन और मैक्स के बीच का कनेक्शन पता नहीं चलता। गोंग आके सेरेना से झूठ बोलता है कि हेनरी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग में बिजी है तो वह आ नहीं सकता। दूसरी ओर बेनी को तहकीकात से पता चलता है कि कैप्टन ऑर्लिन भी उनके साथ मिला हुआ था और उनसे रिश्वत लेता था, इसलिए उस रॉबरी के केस में उसने ज़रूरत न होने पर भी अटैक करके सबको मार दिया। क्योंकि वह रॉबर्स पकड़े जाते तो सच्चाई बाहर आती कि वह एक प्लान क्राइम है जिसमें पेंटिंग को चुराने का फार्स बना के मेरलिन को मारना तय हुआ था। इसलिए उस दिन क्राइम लोकेशन पे सेरेना को देख के ऑर्लिन डिस्टर्ब हुआ था। कमिश्नर सेरेना को बुला के कहते हैं कि कैसे भी करके मैक्स को बातचीत में लगा के 2 घंटे निकालो, तब तक कमांडोज उसके आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। सेरेना समझ जाती है कि उसे भी करप्शन का हिस्सा बनाया जा रहा है। सेरेना मैक्स से कहती है कि हेनरी आउट ऑफ रीच है तो कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो अब मैक्स टोनी को मारने के लिए गन उठाता है। सेरेना मैक्स से कहती है कि वह जिन लोगों से लड़ रहा है वो बहुत बड़े हैं, उनसे ऐसे जीता नहीं जा सकता, उन्हें सबूतों से ही हराया जा सकता है। मैक्स कहता है कि अगर तुम उनके अगेंस्ट एक्शन लोगी तो तुम्हारा जॉब चला जाएगा। सेरेना उससे कहती है कि सब सबूतों को छाना जाएगा और उन लोगों को कोर्ट में खड़ा किया जाएगा। अगर पेंटिंग के ओनर की लिस्ट मिली तो सबूत मिल जाएगा, क्योंकि उस $1 बिलियन पेंटिंग के ओनर वो 4 लोग हैं। मैक्स कमिश्नर को बुला के पूछता है कि क्या इतना सुनने के बाद उसने गैरी को इंट्रोगेट किया था। वो हाँ कहता है। मैक्स कमिश्नर से पूछता है कि क्या वो मेरलिन का केस फिर से ओपन करेगा। कमिश्नर गारंटी देता है कि वो केस ओपन करेगा। मैक्स उससे पूछता है कि क्या वो उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कमिश्नर हाँ कहता है। तभी कंट्रोल रूम में पता चलता है कि यह सब बातचीत सोशल साइट पे लाइव स्ट्रीम हो रही है, दुनिया उसे देख रही है। वह सब देख के सब हड़बड़ा जाते हैं। कमिश्नर को लग रहा था उसका प्रॉमिस 4 दीवारों में रहेगा, मगर उसे पूरी दुनिया देख रही थी। मैक्स ने बहुत जबरदस्त चाल चली थी। अब मीडिया में भी यह न्यूज लाइव चलने लगती है कि कैसे किडनैपिंग हुई और कैसे कॉन्स्पिरेसी चल रही है। स्ट्रीमिंग थाई के सर्वर से हो रही है। कमिश्नर जनता के सामने प्रॉमिस करके पूरी तरह फंस जाता है। सेरेना मैक्स से कहती है कि अगर वह इस तरह ट्रिक करेगा तो वह उसकी कोई मदद नहीं करेगी। तो मैक्स उस पर गुस्सा होकर बोलता है कि ना उन्होंने गैरी को इंट्रोगेट किया, ना अवेलेबल होने के बावजूद हेनरी को ला पाए, वह उसे ट्रिक कर रहे हैं। मैक्स टोनी को जख्मी करता है। अब मैक्स डायरेक्ट हेनरी से कहता है कि 1 घंटे के अंदर अगर वह उसके सामने नहीं आया तो वह टोनी के साथ सभी हॉस्टेजेस को एक एक करके मार देगा। वह सुन के हेनरी गैरी को फंसाने का प्लान करता है कि वही करप्शन के पीछे मेन आदमी है। अब वह कमांडोज को अटैक करने का ऑर्डर देता है, भले मैक्स के साथ हॉस्टेजेस मारे जाए। दूसरी ओर बेनी वह रॉबरी वाले क्राइम सीन पे पहुंचता है जहां मेरलिन रहा करती थी। वहां उसे एक ऑर्फनेज का फोटो दिखता है जिसके सामने कुछ बच्चे खड़े हैं। यहाँ गोंग मैक्स के आइलैंड पे अटैक की तैयारी करता है। सेरेना समझ जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो हॉस्टेजेस मारे जाएंगे, मगर गोंग को बड़े लोगों की पड़ी है। वो उससे कहता है कि यह NIS का ऑपरेशन है तो वो उससे दूर रहे। तो अब सेरेना गोंग को धमकी देती है कि वो मैक्स को इस मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में इन्फॉर्म करेगी। यहाँ ऑर्फनेज में तहकीकात करने पर बेनी को पता चलता है कि मेरलिन मैक्स की छोटी सिस्टर थी और फोटो में दिख रही बिल्डिंग ऑर्फनेज की पुरानी बिल्डिंग है जो अब खंडर हो चुकी है। बेनी यह बात सेरेना को मैसेज करता है।
मैक्स सेरेना से कहता है कि अब उसने यह मिशन आधे में छोड़ा तो वो लोग भी छूट जाएंगे और शायद वो लोग उसे भी मार दे, इसलिए वह नाउ और नेवर की सिचुएशन में है। यहाँ कमांडोज मैक्स के अड्डे पे अटैक करते हैं और वहाँ मैक्स के लोगों को एक एक करके मारते हैं। सेरेना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगती है कि मैक्स हॉस्टेजेस को छोड़ दे। दूसरी तरफ कमांडोज हेनरी के कहने पे मैक्स की मेन बिल्डिंग पे अटैक करने जाते ही है कि तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बिल्डिंग पूरी तरह तहस नहस हो जाती है। मैक्स का कॉल कट होता है। वह देख के सेरेना सुन्न हो जाती है। वीआईपी रूम में सभी राहत की सांस लेते हैं। तभी कॉल रूम में बैठी सेरेना की नजर मॉनिटर पे जाती है जिसमें मैक्स की लास्ट इमेज है। वह देख के उसे स्ट्राइक होता है कि अगर मैक्स का अड्डा थाईलैंड में है तो वहाँ खिड़की से सनलाइट आना चाहिए, क्योंकि जब कोरिया में शाम के 7 बज रहे हैं तो थाईलैंड में 5 बज रहे होंगे, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है। मगर फिर भी 5 बजे मैक्स की रूम में इतना अंधेरा क्यों है? मतलब साफ है, मैक्स थाईलैंड में नहीं बल्कि कोरिया में ही कहीं है और वह जिंदा है। उन्हें मैक्स की अपने आदमियों के साथ एयरपोर्ट से आने की वीडियो भी दिखाई देती है। दूसरी ओर बेनी तहकीकात करते करते उस पुराने ऑर्फनेज पहुंचता है जहां उसे कैप्टन ऑर्लिन की लाश दिखती है। मतलब मैक्स उसी ऑर्फनेज को अपने मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहा था और सभी हॉस्टेजेस भी सेफ होते हैं, मगर वहां मैक्स नहीं होता। वीआईपी रूम में सभी ऑपरेशन के सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। गोंग उन्हें फोन करके मैक्स के जिंदा होने की बात बताने जाता है, मगर वो फोन नहीं उठाते। दूसरी ओर मैक्स अपने आदमियों के साथ उसी बिल्डिंग में आता है। वह अपने आदमियों को वापस लौटने को कहता है और खुद वीआईपी रूम की ओर निकल पड़ता है और सबको मारते हुए रूम के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ स्वैट की टीम बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लेती है। मैक्स ने अपने बदन पे बॉम्ब्स का जैकेट चढ़ाया है जिसका डिटोनेटर उसके हाथ में है। सबसे पहले तो वह गैरी को शूट करता है। अब उन बचे हुए तीनों को वह पूछता है कि क्या वह उसके साथ मरने के लिए तैयार है। अब मैक्स डिटोनेटर उठा के ऑन करता है। वह बटन दबाने वाला होता ही है कि रूम में सेरेना आती है। वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। सेरेना उससे कहती है कि वह जान चुकी है कि मेरलिन उसकी सिस्टर थी और वह उसे बचा नहीं पाई और अपनी सिस्टर का बदला लेने का शायद मैक्स के पास यही रास्ता था। अब मैक्स उसे सच्चाई बताता है कि उसी ने मेरलिन को सबूत इकट्ठा करने के लिए गैरी के पास भेजा था, क्योंकि मैक्स और मेरलिन आगे की जिंदगी शांति से गुजरना चाहते थे और वह तभी पॉसिबल था अगर वेपन डीलिंग में इन्वॉल्व लोगों को हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाए, जो मैक्स को क्रिमिनल साबित करके एनआईएस के जरिए मारना चाहते थे। मेरलिन ने गैरी के लैपटॉप से उसके पूरे काले कारनामों का डेटा तो चुराया, मगर पेन ड्राइव मैक्स को देने के बाद वह मारी गई। मैक्स यह सब सेरेना को बता रहा होता है कि सामने की बिल्डिंग से स्वैट के स्नाइपर मैक्स को टारगेट करते हैं, मगर सेरेना उनके बीच खड़ी होती है और उससे कहती है कि वह उसे एक चांस दे ताकि वह उन लोगों को कोर्ट में खड़ा कर सके। मगर मैक्स हेनरी पे गन तानता है कि तभी स्नाइपर गोली चला के मैक्स को शूट करते हैं। मैक्स ऑन द स्पॉट मर जाता है, मगर सेरेना जान जाती है कि मैक्स के हाथों में रखा डिटोनेटर ऑफ था। एक विजुअल से पता चलता है कि मैक्स भी नहीं चाहता था कि सबूत लाने के लिए वो मेरलिन को रिस्क में डाले, मगर मेरलिन अपने भाई के साथ शांति से रहना चाहती थी और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। अब हेनरी उस वीआईपी रूम से भाग के अपनी कार में बैठता है, मगर तभी सेरेना उसके पास आके उसे धमकी देती है कि वह उसे अरेस्ट करके कोर्ट में खड़ा करेगी। अब सेरेना मैक्स और मेरलिन के ग्रेव के सामने बेनी के साथ बैठ के वह पेन ड्राइव बाहर निकालती है जिसमें मेरलिन ने सब सबूत डेटा के जरिए सेव किए हैं। सेरेना कोर्ट में हेनरी, पार्क और जेफरी के खिलाफ वह सब सबूत पेश करती है और खुद ओथ लेती है कि इस करप्शन के केस में वह जो कुछ बोलेगी सच बोलेगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगी। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।